हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आरके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में आपको 6 कहानियों का क्वेश्चन आंसर जो इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है वो करवा दिए हैं और अभी हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र, विषय हिंदी साहित्य, बुक का नाम है कहानी चयनिका और इस कहानी चयनिका के अंदर बच्चों आपकी 9 कहानियां आई हुई है, 9 कहानियां जिसको उसमें से आपको 6 कहानियों का अध्ययन करवा दिया गया है और अब चल रहा है आपका 7वीं कहानी का अध्ययन चल रहा है। इस 7वीं कहानी के अंदर हमने 2 क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में करवा दिए हैं, पहला और तीसरा, और अभी हम दूसरा करवाने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे बच्चों कि ये कहानी किस माध्यम से, किस प्रकार की कहानी है। इस कहानी के जो लेखिका है वो मनु भंडारी है। बच्चों ये कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार की कहानी है जो उस परिवार की यंत्रणा और त्रासदी से भरी हुई कहानी है, क्योंकि आप देख सकते हैं लेखिका जो मनु भंडारी है इनकी कहानियों में मुख्य क्षेत्र इनका क्या है, कहानियों का भारतीय सामाजिक जीवन एवं पारिवारिक परिवेश, भारतीय सामाजिक जीवन और पारिवारिक परिवेश। तो साथियों आप देखेंगे कि सामाजिक जीवन में जो भी यंत्रणाएं, जो भी गतिविधियां होती हैं उसी से संबंधित इनकी कहानियां हैं। तो आप देख सकेंगे कि इसमें सामान्य विवेचन की बात करते हैं। तो बच्चों सामान्य विवेचन के आधार पर देखेंगे आप, जैसा कि पात्रों के बारे में हमने पिछले वीडियोज में भी आपको बता ही दिया है, आप देख सकते हैं मुख्य पात्र आशा है और अन्य पात्र पापा, अम्मा, चाचा, चाची, बाबा एवं मामा, मुन्नू आदि। मुन्नू कौन है? आशा का छोटा भाई जो एक बालक के रूप में छोटा सा है। वैसे देखा जाए तो बच्चों इस क्वेश्चन के आधार पर, कहानी के आधार पर देखा जाए तो मुख्य पात्र जो है आशा के पिता को होना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ही रिश्वत का झूठा आरोप लगाकर केस चलाया गया था और उस केस के चलते ही वो तरह तरह की यंत्रणाएं, तरह तरह की त्रासदियां, तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जो सजा के रूप में पूरे ही परिवार को भुगतनी पड़ती हैं। तो साथियों आप देखेंगे ये कहानी बहुत ही रोचक और कौतूहलपूर्ण है। आप देखेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। तो हम बात करते हैं सामान्य परिचय की, आंसर में ले चलते हैं आपको, सामान्य परिचय की बात करते हैं। साथियों सामान्य विवेचन है इसका, जैसे कि सजा कहानी एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है जो बड़ी मर्मस्पर्शी है। बच्चों इस कहानी में सभी तत्वों का सुंदर विन्यास किया गया है। पात्र योजना की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसमें मुख्य पुरुष आशा का पिता है, जो मुख्य पात्र के रूप में इसको माना जा सकता है, क्योंकि जिसे रिश्वत लेने के झूठे आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अन्य पात्रों में आशा के दादा दादी, कांत मामा, उमेश चाचा एवं चाची तथा अम्मा जिनका नाम शारदा है, व मुन्नू बालक जो आशा का भाई है, इन सब का चित्रण किया गया है। बच्चों इन सब पात्रों में किशोरी आशा को प्रधानता दी गई है और उसे ही आत्मकथात्मक रूप में आप बीती बताते हुए चित्रित किया गया है। इस तरह प्रस्तुत कहानी की पात्र योजना पारिवारिक परिवेश के अनुरूप अपनाई गई है। साथियों आप देख पाएंगे, समझ सकते हैं कि आशा ने ही आत्मकथात्मक रूप में इस कहानी को किस प्रकार से पात्रों के अकॉर्डिंग सभी का चरित्र चित्रण अलग अलग रूप में किस प्रकार से कहानी के अंदर विवेचित किया है। तो अब हम बात करते हैं सामान्य विवेचन के बाद में आशा का चरित्र चित्रण। तो इसमें भी बच्चों बहुत सारे पॉइंट हैं, आप देखेंगे आगे। यहाँ जो है ना, आशा नाम की जो लड़की है वो मध्यवर्गीय परिवार से है, जिसका बचपन का नाम आशा है बच्चों, और खुद लेखिका ही जिसका नाम मनु भंडारी के नाम से सब जानते हैं इनको, और बचपन का नाम इनका आशा था। तो इन्होंने ही अपने ही परिवार की कथात्मक रूप में कहानी लिखी है। तो आप देखेंगे सजा कहानी में आशा को
15-16 वर्ष की किशोरी के रूप में दिखाया गया है। वह कहानी की मुख्य पात्र हैं तथा कथानक की सभी घटनाओं से जुड़ी हुई है और परिस्थितिवश भोगी गई यातनाओं की साक्षी भी हैं। बच्चों, उसके चरित्र की अनेक विशेषताओं का चित्रण किया गया है, जिसे इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है। जैसे कि पहला पॉइंट आपको बताते हैं, समझदार एवं चतुर। ये बहुत ही समझदार और चतुर है आशा। तो पहला पॉइंट है इसका, समझदार व चतुर या एवं चतुर। तो आप देखेंगे आगे, यहां जो है समझदार व चतुर, तो पहला पॉइंट है, इसकी बात करते हैं। वो किस प्रकार से समझदार है, किस प्रकार से वो चतुर हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी कहानी आपके सामने प्रेषित की है। आप देखेंगे आगे। बच्चों, आशा नाम की जो किशोरी है, आशा को ऐसी किशोरी बताया गया है जो कम उम्र में ही काफ़ी समझदार दिखती है। साथियों, जब लोगों पे परिस्थितियाँ आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो उन परिस्थितियों को झेलते झेलते छोटे बच्चे भी कब बड़े और समझदार हो जाते हैं, परिस्थितियाँ उनको क्या क्या सिखा देती हैं, किस किस प्रकार से उनको समझदार बना देती हैं, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य की बात है। बच्चों, हर किसी के समझ में ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि एक परिस्थिति ही ऐसी होती है जो बचपन में ही, छोटी उम्र में ही बच्चों को बहुत ज़्यादा समझदार बना देती है। और जिनके ऊपर परिस्थितियाँ नहीं आती हैं, लेट तक आती हैं, बचपन में नहीं आती हैं, उनको इतना अनुभव नहीं होता है जितना बचपन में परिस्थितियों के कारण अन्य बच्चों को हो जाता है। उन्हीं में से साथियों, इस कहानी के अंदर ये आशा नाम की लड़की है जो 15 साल की है, मात्र 15 या 16 साल की। इस बच्ची को जो अनुभव हुआ है, जो अनुभूतियाँ हुई हैं तरह तरह की, जो परिस्थितियों से निकलने का अनुभव हुआ है और क्या क्या बीता है इसके परिवार पे, उसने किस तरह से भावनात्मक तौर से महसूस किया है उन चीज़ों को। तो साथियों, उन्हीं सब बातों को लेखिका ने कहानी के तौर पर आत्मकथात्मक शैली में आपको इसका विवरण किया है। तो आप आगे देखेंगे इसको कि किस प्रकार ये समझदार और चतुर हैं। बच्चों, आगे आप देखेंगे, आशा को ऐसी किशोरी बताया गया है जो कम उम्र में ही काफ़ी समझदार दिखती है। परिवार के लोग चाहे उसे सयानी न समझते हों, परंतु वह सारी विषम परिस्थितियों को समझती है। इसी कारण पिता को सजा होने पर वह अपने अल्प समझ वाले छोटे भाई मुन्नू को समझाने की कोशिश करती है। उसे अपने पिता की मानसिक दशा तथा अम्मा की बीमारी का पूरा ध्यान रहता है। साथियों, वह अपनी दादा दादी की वृद्धावस्था एवं व्यवस्था को भी जानती है। जब उसे इलाहाबाद भेजा गया है तो वह चाची को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करती है तथा मुन्नू की पूरी देखभाल करती है। मुन्नू उसका छोटा भाई, इलाहाबाद उसके चाचा चाची रहते थे, जहाँ चाचा सर्विस करते थे। तो साथियों, चाची के पास उसको भेज दिया गया मुन्नू के साथ। बच्चों, मुन्नू की पूरी देखभाल करती और उसे सांत्वना देती रहती थी। वह कोर्ट की भाषा नहीं समझती है, परंतु अपने पिता के निर्दोष होने की बात अच्छी तरह से समझती है। बच्चों, इस तरह संपूर्ण कहानी में आशा को समझदार बालिका के रूप में आदर्श पात्र बताया गया है। और अब हम ले चलते हैं आपको दूसरे पॉइंट की ओर, करुणामयी। दूसरा पॉइंट है आपका करुणामयी। ये आशा नाम की लड़की जो है ना, बहुत ही करुणा से भरी हुई है। कि आप समझ सकते हैं बच्चों कि जिस समय किसी भी इंसान के ऊपर कठिन परिस्थितियां आती हैं,
तो वो अपने आप ही उसके अंदर की करुणा है वो बाहर आ जाती है। सबके अंदर सब सारे रस भरे पड़े हैं। आपने व्याकरण में रसों के नाम पढ़े होंगे, 9 प्रकार के जो रस बताए गए हैं, उन रसों में से करुण रस भी सुना होगा। तो साथियों, उस करुण रस को जगाने में, उस करुण रस को बाहर लाने में ये कठिन परिस्थितियाँ बहुत अच्छी भूमिका निभाती हैं। साथियों, ये उसी करुण रस की बात हो रही है जो आशा में कूट कूट कर भरा हुआ है, और ये आशा बहुत ही करुणामयी है। इस कहानी में इनका बहुत ही सुंदर करुणत्व दिखाया गया है। किस तरह से दिखाया गया है देखेंगे आप। आशा के जो पिता हैं, पिता को सर्वप्रथम 2 साल की सज़ा सुनाई जाती है, और 2 साल की सज़ा सुनाए जाने से वह बहुत रोती है। वह दादा दादी के साथ भी रोती रहती है। उसे अपनी अम्मा की बीमारी का पता चलने पर काफ़ी वेदना होती है, बहुत दुख होता है। इसी प्रकार मुन्नू को इलाहाबाद भेजने और वहाँ उसके एकाकी जीवन को लेकर वह करुणामयी बन जाती है। फिर इलाहाबाद जाने पर वह मुन्नू को अपना पूरा स्नेह देती है तथा उसे लेकर करुणामयी बनी रहती है। उसे अपने परिवार पर आई विपत्ति पर काफ़ी रोना आता है। बहुत भावुक है आशा, और काफ़ी हद तक समझदार भी है। इन विपत्तियों को महसूस कर करके देख के वो रोती रहती है। अंत में साथियों, फैसला हो जाने पर वह पिता से लिपट कर खूब रोती है। इस तरह कहानी के अनेक प्रसंगों में आशा को यातना भोगते हुए तथा करुणा व्यक्त करते हुए चित्रित कर इसे उसकी अन्यतम चारित्रिक विशेषता बताया गया है। साथियों, आशा जो है ना बहुत ही सहनशील भी है। उसने क्या क्या सहा है आपको बताएंगे, आप देखेंगे आगे। सहनशील पॉइंट है आपको। सहनशील प्रवृत्ति की है। तो साथियों, आगे देखेंगे आप कि किस प्रकार से आशा ने क्या क्या सहा है। उन परिस्थितियों को के आ जाने के बाद उसको क्या क्या झेलना पड़ा, क्या क्या सहना पड़ा, उससे अवगत करवाते हैं आपको। तो बच्चों, प्रस्तुत कहानी में आशा को सहनशील स्वभाव की किशोरी बताया गया है, क्योंकि उसके पिता के सस्पेंड होने पर नीचे का मकान खाली किया जाता है तथा आशा को ऊपर वाली जो कोठरी दी जाती है उसमें गर्मी के दिनों में पंखा नहीं रहता है। उसमें रात तो जैसे तैसे कट जाती है, परंतु दोपहरी में रहना मुश्किल हो जाता है। साथियों, ये आप समझ सकते हैं कि एक तो कठिन परिस्थिति, और उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग गर्मी का सीजन, जब उनको नीचे वाला मकान खाली करा लिया जाता है और ऊपर एक कोठरी दे दी जाती है जिसपर टीन, छत भी नहीं है, टीन समझते हैं लोहे का, तो वो टीन पड़ी हुई है और वो गर्मी के समय में वो टीन कितनी गर्म हो जाती है आप समझ सकते हैं। उस टीन में, टीन वाले कमरे में वो रहती है और वहाँ कोई पंखा भी नहीं है, तो बेचारी क्या क्या झेलती है। रात तो जैसे तैसे निकल जाती है, लेकिन दिन में वो कैसे उसमें रहे और क्या करे। तो बड़ी परिस्थिति कठिन थी। इधर तो आर्थिक स्थिति खराब, माँ की तबीयत खराब, पापा को जेल जाना पड़ा, और एक 15-16 साल की बच्ची क्या क्या झेल रही है साथियों, आप समझ सकते हैं। तो इसमें जो इसने और क्या क्या सहा है वो देखेंगे आप आगे। बच्चों, आशा उस कष्ट को चुपचाप सहन कर लेती है। इसी प्रकार स्कूल की बस बंद कर देने पर वह धूप, बारिश आदि में पैदल ही 3 मील तक जाती है। स्कूल जाती थी बेटा, तो वो स्कूल जाने के लिए बस से जाती थी, लेकिन उसकी बस बंद कर दी गई है और फिर उसे 3 मील तक पैदल रोज जाना पड़ता था। इलाहाबाद में जाने पर चाची कठोरता का व्यवहार करती है तथा आशा से घर का सारा काम करवाती है, तो वह चुपचाप सारे कष्ट सह लेती है। इस प्रकार आशा कष्ट सहिष्णु प्रवृत्ति की बालिका के रूप में चित्रित की गई है बच्चों। तो आप समझ सकते हैं कि
एक नन्ही जान ने, जो 15-16 साल की बच्ची है, उसने क्या क्या सहा है आप समझ सकते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको चौथे पॉइंट पर, माता पिता की हितैषी। चौथा पॉइंट है आपका माता पिता की हितैषी। माता पिता की हितैषी है, आप देखेंगे आगे। तो माता पिता की हितैषी किस प्रकार से है। वैसे तो आप सभी बालक बालिकाएं अपने माता पिता से दुख सुख की चिंता माता पिता की करते रहते हैं तथा उनसे असीम अपनत्व रखते हैं, परंतु अल्पावस्था मतलब कम उम्र में, अल्पावस्था में उनमें दायित्व बोध परिपक्व नहीं रहता है। सजा कहानी में आशा को ऐसी किशोरी के रूप में दर्शाया गया है बच्चों, जो माता पिता के कष्टों की रात दिन चिंता करती है। वह अपने पिता को मुकदमे में निर्दोष होने की कामना करती है, तो अम्मा की बीमारी को लेकर अति चिंतित हो जाती है। साथियों, उसे कांत मामा के प्रयासों का, दादी दादा की भावनाओं का तथा अपने पिता की व्यवस्था का पूरा ध्यान रहता है, वो सब समझती है। इस कारण वह हर समय अपने माता पिता के हित का चिंतन करती रहती है और तथा भगवान से बुरे ग्रह टल जाने की प्रार्थना करती है। इस प्रकार साथियों, आप समझ सकते हैं इस कहानी के माध्यम से कि वो माता पिता की किस प्रकार से हितैषी है। अब आप आगे चलेंगे, पांचवा पॉइंट है आपका अध्ययनशील। पांचवा पॉइंट है, देखेंगे आगे। अध्ययनशील भी है वो, तो देखेंगे कहानी में जो लेखिका है वो किस प्रकार से अध्ययनशील है। बच्चों, अपने पिता की गिरफ्तारी एवं सस्पेंड होने की स्थिति में सारा परिवार अव्यवस्थित हो जाता है। सब लोग अचानक आई विपदा से व्यथित हो जाते हैं। आशा भी उस यातना को भोगती है, परंतु वह पढ़ने में जितना भी समय मिलता है उतने का सही उपयोग करती है। उस विषम यातनामयी दशा में भी वह नियमित स्कूल जाती है, अध्ययन करती है तथा सुविधाएं न मिलने पर भी मैट्रिक की परीक्षा सेकेंड डिवीजन से पास कर लेती है। साथियों, गांव में मिडिल स्कूल ही था, इसलिए उसने इलाहाबाद से मैट्रिक की परीक्षा दी। वह अध्ययनशील होने से ही परीक्षा में सफल रहती है और इसी तरह वह मुन्नू को भी पढ़ाने की प्रेरणा देती है, क्योंकि मुन्नू उसका छोटा भाई है। वो चाहती है कि मुन्नू भी पढ़ लिख करके कुछ करे। तो अब हम आगे ले चलते हैं साथियों, अध्ययनशील वो किस प्रकार से थी, आपने इस चीज़ का अनुभव कर लिया है। अब आप देखेंगे छठवें पॉइंट पर ले चलते हैं आपको, परिश्रमी। कितनी ज़्यादा वो मेहनती है वो देखेंगे आप। परिश्रमी तो किस प्रकार से परिश्रमी है, कितनी मेहनत करती है, कठोर मेहनत करती है, देखेंगे आप। बच्चों, आशा की यह चारित्रिक विशेषता दिखाई गई है कि वह छोटी अवस्था में भी घर का सारा काम करती है। वह घर में 7 आदमियों का दोनों समय का खाना बना लेती है। खाने के अलावा घर का अन्य काम भी कर लेती है। चाची के पास जाने पर वह वहाँ भी घर का सारा काम करती है। चाची का स्वभाव कुछ कठोर रहता है, अतः उसे प्रसन्न और अनुकूल बनाए रखने के लिए भी
आशा वहाँ पर सारा काम फुर्ती से निपटाती है। साथ ही वह छोटे भाई मुन्नू की भी पूरी जिम्मेदारी से देखभाल करती है। बच्चों, परिस्थितियों के कारण वह इतनी परिश्रमी बन जाती है कि उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियां इतना काम कभी नहीं कर पाएंगी। यह उसे पूर्ण विश्वास रहता है। वो समझती है कि मेरे साथ वाली जो और लड़कियां हैं वो इतना कठोर परिश्रम कर ही नहीं पाएंगी और वो उनसे आगे निकल जाती है, बहुत मेहनती है। आगे देखेंगे आपका 7वां पॉइंट है बच्चों, सरल स्नेही स्वभाव। सरल स्नेही स्वभाव, ये 7वां पॉइंट है साथियों। आप देखेंगे 7वें पॉइंट में 7वां पॉइंट सरल स्नेही स्वभाव। साथियों, नारी हृदय का या किशोरी आयु होने से आशा प्रारंभ से अंत तक सरल स्नेही स्वभाव की दिखाई देती है। वह अपने माता पिता से अत्यधिक स्नेह रखती है तथा हर समय उनकी चिंता करती रहती है। अपने पिता से मिलने पर वह उनसे लिपट कर रोने लगती है तो छोटे भाई मुन्नू को अपनी गोद में रखकर स्नेह करने लगती है। उसे अपनी अम्मा की बीमारी का समाचार मिलने पर काफ़ी दुख होता है बच्चों। इस कारण वह अम्मा से मिलने की इच्छा रखती है और उनके प्रति स्नेह भाव प्रकट करती है। साथियों, इसी प्रकार आशा अपने दादा दादी, मामा एवं चाचा के प्रति स्नेह व्यक्त करती है। विशेष रूप से अपनी दादी या दादा की वृद्धावस्था, कष्टापन्न दशा एवं यातना आदि का चिंतन कर वह उनके प्रति स्नेही बनी रहती है। साथियों, ऐसे प्रसंगों में उसका कोमल हृदय व्यथित हो जाता है तथा वह अश्रुधारा बहाने लगती है। बच्चों, इतनी कठिनाइयाँ जिसको सहन करनी पड़े वो किस प्रकार द्रवित हो जाएगा ये आप समझ सकते हैं। तो आगे देखेंगे आप, पॉइंट नंबर 8वां है आस्थावादी। आठवां पॉइंट है आपका आस्थावादी। और उसके बाद आ जाएगा निष्कर्ष। तो साथियों, आस्थावादी वो किस प्रकार से है देखेंगे। बच्चों, अपने माता पिता पर रिश्वत लेने का झूठा आरोप लगने पर तथा उन्हें सजा होने की घटना को लेकर बालिका आशा मानती है कि जब बुरे ग्रह आते हैं तो बुरे दिन देखने को मिलते हैं। ये सच है। ग्रह बिगड़ जाने पर रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास मिला था, आप सबको पता होगा। रामायण सबने देखी हुई है, आपने भी देखी होगी। क्योंकि ग्रह नक्षत्र जब बिगड़ते हैं तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देते हैं, ये सब जानते हैं। परिस्थितियाँ सभी के ऊपर आती हैं, चाहे वो भगवान राम रहे हों, चाहे एक सामान्य मनुष्य, हर के ऊपर परिस्थितियाँ आई हैं। सबने उन परिस्थितियों का सामना किया है, सीता माता ने भी किया है। तो आप समझ सकते हैं इसी प्रकार की परिस्थितियाँ। तो आगे देखेंगे आप, पांडवों को वनवास के साथ अज्ञातवास भी मिला था। ग्रह बिगड़ते हैं तो राजा को भी सब कुछ भोगना पड़ता है बच्चों। इसलिए आशा अपने छोटे भाई मुन्नू को समझाती रहती है कि बुरे दिनों को चुपचाप सहन कर लो, एक ना एक दिन भगवान अवश्य सुनेंगे
तब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। इस प्रकार आशा को आस्तिक एवं आशावादी किशोरी के रूप में चित्रित किया गया है। साथियों, अपनी दादी द्वारा भगवान की पूजा ध्यान करने से भी वह यही आस्था व्यक्त करती हैं कि इस कारण वह भाग्यवादी भी हैं तथा अपने परिवार के बुरे दिनों को वह भाग्य का ही परिणाम मानती हैं। इस तरह उसमें संवेदना भी दिखाई देती है। संवेदना यानी समान वेदना का, पीड़ा का अनुभव करना। दादा दादी जब दुखित होते हैं तो आशा भी दुखी परेशान हो जाती है, संवेदना से ग्रस्त हो जाती है। तो साथियों, संवेदनशील व्यक्ति उसी को कहा जाता है जो दूसरे की पीड़ा को भी अपने समान ही समझे, अपने समान ही अनुभव करे हृदय से, उसी को संवेदनशील व्यक्ति कहा जाता है। आगे आप देखेंगे निष्कर्ष की बात करते हैं। तो निष्कर्ष में बच्चों देखेंगे कहानी का जो पूरा सार है, पूरा निचोड़ है, वो निष्कर्ष रूप में दिया गया है कि इस कहानी के माध्यम से जो आपको पॉइंटों में समझाया गया है। तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सजा कहानी की पात्र योजना के अनुसार बालिका आशा इसकी प्रमुख स्त्री पात्र है। कहानी में उसके चरित्र की विशेषताओं का अध्ययोपांत चित्रण हुआ है, जो कि अतीव मर्म स्पर्शी एवं संवेदनामय है। बालिका होने पर भी उसकी अनुभूतियों एवं क्रियाकलापों के द्वारा जिन चारित्रिक विशेषताओं का चित्रण हुआ है बच्चों, उसके उपस्थापन में कहानी पूर्णतया सफल रही है और इस दृष्टि से यह मन्नू भंडारी की मर्म स्पर्शी कहानी मानी जाती है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि सजा कहानी जो है बहुत ही हृदय विदारक यंत्रणाओं से, त्रासदियों से भरी हुई है। इसमें जो परिस्थितियां घटित हुई हैं बच्चों, वो किसी के भी जीवन में यदि ऐसी परिस्थितियां आ जाए, कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही महान क्यों ना हो, ऐसी परिस्थितियों के बीच फंस जाने के बाद हर व्यक्ति को रोना ही आएगा और इनका किस तरह से सामना करना है, किस प्रकार से उन परिस्थितियों से बाहर निकलना है, मुझे लगता है आशा से बेहतर कोई कर नहीं सकता। तो साथियों, ये कहानी पूर्ण रूप से जिज्ञासापूर्ण कहानी है और कौतूहल से भरी हुई है। अब आपने इस कहानी का अध्ययन कर लिया है, तो आगे हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट कहानी की ओर। आप देखेंगे आगे दूसरी कहानी।